दिस इज़ हबीबा खान, वेलकम टू द फाउंडर्स कार्ड। आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर SNER बाबर, एएस ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के CEO। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। सर, हमारे व्यूवर्स के आपके बारे में और कंपनी के बारे में कुछ चीज़ें वो लोग जानना चाहते हैं और उनके कुछ क्वेश्चंस भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सेगमेंट से। हमारे व्यूवर्स को बताएं कि लाइक कौन है SNER बाबर। नॉट द टाइटल, नॉट द डेजिग्नेशन, जस्ट यू। मैं तो ये समझता हूँ कि मैं एक सिंपल ह्यूमन बीइंग हूँ और जो भी अब तक अचीव हुआ है या हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो अल्लाह पाक की करम नवाज़ी है। आई एम जस्ट अ सिंपल ह्यूमन बीइंग। सर, बहुत सारे लोग आज पहली बार एएस ग्रुप के बारे में सुन रहे होंगे, तो ज़रा उन्हें बताएं कि एएस ग्रुप काम क्या करता है। एएस ग्रुप ऑफ कंपनीज डिफरेंट उसमें बिजनेसेस कर रहा है, 7-8 फील्ड्स में, डिफरेंट फील्ड्स में। उसमें गेमिंग आ जाती है, ई गेमिंग है, रियल स्टेट है। इसके साथ साथ हम लोग आउट ऑफ द कंट्री फार्मेसीज़ का काम कर रहे हैं। उबर करीम में टैक्सी सर्विस जो दुबई में है, वहाँ पे काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये टेंडर्स वगैरह का काम भी हम लोग कर रहे हैं। तो डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट सेगमेंट्स में डिजिटल एसेट्स का काम भी करते हैं। तो इस तरीके से हम एएस ग्रुप ऑफ कंपनीज फ्रॉम लास्ट 7 ईयर्स टूरिज़म का हमारा काम है। तो ये है कि फ्रॉम लास्ट 7 ईयर्स डिफरेंट फील्ड्स हैं जो एएस ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के अम्ब्रेला के अंडर काम हो रहा है, मतलब बेहतरीन एक काम हो रहा है। शुक्र। सर, ई स्पोर्ट्स की आपने बात की है, तो उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करें कि किस किस तरह की ई स्पोर्ट्स जो है उसमें एएस ग्रुप काम कर रहा है। डिफरेंट टाइप्स की हैं। उसमें जो मोस्ट प्रोमिनेंट है वो पबजी है। और एक ये जो नज़र आ रहा था पीछे सारे पास्ट में, और लोगों को एक गलतफहमी, आप कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग, कि बच्चे ख़राब हो रहे हैं पबजी खेलते हुए, गेम खेलते हुए। उसको एस ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने बड़े पॉजिटिविटी में लिया है और ये बताया है कि ये गेमिंग से, ई गेमिंग से न सिर्फ हमारे बच्चों का फ्यूचर बन सकता है, बल्कि इससे हम अपनी मुल्क की इकॉनमी में भी किरदार अदा कर सकते हैं। प्राइस पूल्स के ज़रिए से और डिफरेंट टूर्नामेंट्स के ज़रिए से हम अपनी कंट्री को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हमारी टीम्स जाती हैं बाहर खेलने के लिए, तो समद यार बाबर इसको लीड कर रहे हैं, कंपनी प्रेसिडेंट जो हैं, तो वो कभी हमें बता रहे होते हैं कि मतलब कंट्री रिप्रेजेंटेशन हो रही होती है। जैसे हमारी क्रिकेट की टीम्स जा रही होती हैं, तो वो उनको पाकिस्तान के फ्लैग्स लगे हुए होते हैं, उनको बाज़ औक़ात वैनिटी रिसीव करने के लिए आती है अपना ऑफिशियल टूर्नामेंट्स की। तो ये एक वाइब होती है जो आपको एक फ़ील आती है, एक आप एक नेशनल कॉज में आप एक कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं मेरे ख्याल से। बिल्कुल सर, ऐसी है। सर, मुझे बताइएगा सर, समद यार बाबर आपने नाम लिया, तो आप दोनों भाई हैं और दोनों ने मिलकर एएस ग्रुप को स्टार्ट किया है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों भाई हैं और एएस ग्रुप ऑफ कंपनीज़ फ्रॉम डे फर्स्ट हम दोनों ने स्टार्ट किया है। और एएस जो नाम है, तो ये भी एहसन समद। तो हमें उस ओके। वक्त हम सोच रहे थे कंपनी का नाम क्या रखें, नाम क्या रखें। काफ़ी दिन हो गए थे, 7-8-10 दिन हम कभी एक नाम कभी दूसरा सोच रहे थे। तो एक दिन मैंने समझ से कहा, मैंने कहा यार मेरे ना माइंड में एक नाम है, हम इसको एएस रखते हैं। तो कहते हैं एएस से क्या बनेगा। मैंने कहा एहसन समद ग्रुप ऑफ कंपनीज़। इनिशियल्स आपने अपने बस नाम हाँ के जी जी। जो है। मैंने कहा नहीं यार ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब लाइक एएस क्या है। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने कहा नाम में कुछ भी नहीं रखा होता है, हम काम अच्छा करेंगे नाम खुद ही बड़ा हो बिल्कुल जाएगा। ऐसे है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने, मैं अक्सर ये बात कोट करता हूँ कि हमने अपने नामों से इसका वो रखा हुआ है। तो इंशाल्लाह इसको जो है तो हम लोग और भी ज़्यादा ग्रो करवाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर। जी जी। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा कि एएस ग्रुप की एग्जिस्टेंस से पहले आप क्या कर रहे थे, मतलब आपकी लाइफ उस पॉइंट पे किस तरह की थी। मैं एक स्टूडेंट लाइफ गुजार रहा था और कंपनी जब मैंने स्टार्ट भी की तो मैं स्टूडेंट था। स्टूडेंट खैर मैं अब भी हूँ। और ये है कि उस वक्त मैं थोड़ा ज़्यादा बेसिक लेवल का स्टूडेंट था, मदरसा में पढ़ता था और हॉस्टल लाइफ गुजार रहा था। तो ये है कि इतने बड़े सेटअप का तो प्लान नहीं था कि कंपनी लेवल का और इतना बड़ा ये वो। कारोबारी माइंडसेट था कि यार कोई मैं बिज़नेस मैंने करना है, कोई जॉब का माइंडसेट नहीं था। मुझे अच्छा। अक्सर अबू कहते थे कि आप ये कंप्लीट कर लें तो आपको फ़लाँ उसमें जॉब हो जाएगी, यहाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैं इन बातों से बड़ा वो थोड़ा इरिटेट सा होता था कि यार मैंने जॉब नहीं करनी, मैं 9 to 5 वाला बंदा नहीं हूँ। तो वो सही हो है। नहीं पाता था मुझसे। तो इसलिए शुरू से बिज़नेस प्लान था। अच्छा सर, आपने अभी बताया कि आप स्टिल स्टडी कर रहे हैं, तो आप अभी क्या पढ़ रहे हैं। डिफरेंट चीज़ें, अभी तो मैं बुक्स रीडिंग करता रहता हूँ। और हालिया ही मैंने अपनी बीएस की डिग्री सोशियोलॉजी में कंप्लीट की है पिछले ही। अच्छा। हाँ जी, मैं साथ साथ स्टडीज़ कर ही रहा हूँ। अभी मेरा प्लान है कि मैं इसको आगे चलाऊँगा, एमएस, और प्लान है पीएचडी तक भी मेरे प्लान्स हैं डेफिनेटली। आप सीखना छोड़ नहीं सकते बिल्कुल हैं जब ऐसे है। आप एक ऐसी फील्ड में हों जिसमें डेली नई तब्दीली आ रही होती हैं। तो आप चाहते हैं कि आप जुड़े रहें हर एक चीज़ के बिल्कुल साथ, सर, इसके फील्ड के साथ। अलावा भी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जी जी, फील्ड के अलावा भी वैसे भी लर्निंग जो है वो आपकी कभी रुकती नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। इसके लिए आप बुक रीडिंग भी रखते हैं, आर्टिकल देखते हैं, आप पढ़ते हैं। और डिफरेंट जर्नलिस्ट को आप सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। तो ये बिल्कुल। ज़रूरी होता है मेरे ख़्याल से।
बिल्कुल सर, बिल्कुल ज़रूरी होता है और आजकल का जो दौर चल रहा है, उसमें तो आपको जितना मर्ज़ी आता हो उतना कम है। हाँ, आजकल थोड़ा-सा चीज़ें फ़ेक भी मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, सोशल मीडिया की वजह से भी। हुँ, हुँ। और जो हमारा रियल मेनस्ट्रीम मीडिया है, वो भी थोड़ा-सा किरदार में थोड़ी-सी वो हो रही है अपना। बाज़ औक़ात हमें एक चैनल एक तरीके से गाइड कर रहा होता है, दूसरा चैनल दूसरे तरीके से गाइड कर रहा होता है, ये चीज़ें भी हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें इंसान को अपनी नॉलेज बड़ी न्यूट्रल होके और बड़ी एक पॉज़िटिव एंगल के साथ इसको रखना चाहिए और डिफरेंट बुक्स स्टडीज़ करनी चाहिए। हुँ। और प्लस ये भी है कि अपना जो वर्ल्ड लेवल के माहिर मैं समझता हूँ इकोनॉमिस्ट हैं या इस तरीके के जो हैं, उनको पढ़ना चाहिए, लाजिम है, वरना इंसान रुक जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, हर फाउंडर की लाइफ में एक ऐसा मोमेंट होता है जब कुछ माइंड में क्लिक करता है, लाइक कि ऐसा कोई स्पेसिफिक मोमेंट आपकी लाइफ का कि अच्छा मैंने ये करना है। जैसे आप कह रहे थे कि मैं शुरू से ही मेरा बिजनेस माइंड था, मैं 9 टू 5 वाला बंदा नहीं हूँ। तो उस टाइम पे किस चीज़ ने आपको ट्रिगर किया या कैसा क्या ऐसा पॉइंट था कि आपने सोचा कि नहीं अब स्टार्ट करना है? हम आपस में गैदरिंग्स करते होते थे सारे दोस्त और बार-बार तो हमने मिल-जुल के एक जगह पे थोड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की और वो इन्वेस्टमेंट से कुछ हमें थोड़ा-सा चंक प्रॉफ़िट का आया और फिर वो इन्वेस्टमेंट हमारी ज़ाया हो गई। तो ओके। मैं चूँकि उस वक़्त स्टूडेंट लाइफ़ में था तो मेरे लिए वो थोड़ी अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ी थी और मैं ये समझता था कि मतलब और मैं जानता था उस वक़्त जब वो इन्वेस्टमेंट ज़ाया हुई थी, तो मेरी तरह बहुत सारे लोगों की वो इन्वेस्टमेंट ज़ाया हुई थी। ओके। तो उस वक़्त मैंने ये सोचा कि मैंने ऐसा एक प्लेटफ़ॉर्म ज़रूर बनाना है, ज़रूर देना है लोगों को कि जिसमें लोगों को ये फ़िक्र ना हो कि अब हमारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाएगी, हुँ। हम मतलब ये है कि लुट जाएँगे, स्कैम हो जाएगा हमारे साथ। तो ये चीज़ बस उसके साथ मैंने शुरू की थी और ये था कि फिर मेरे ज़हन में कोई क्लियर पिक्चर नहीं थी कि मैंने किस सिमत में चलना है। तो ओके। मैं समझता हूँ कि वो फिर अल्लाह पाक ने खुद ही जो है तो रास्ते खोले हैं तो बिल्कुल। बेहतरीन हो गया है, सब बेशक। बेहतरीन हो गया। अच्छा सर, जब आपने बिज़नेस स्टार्ट किया तो उसकी अर्ली स्टेज पे, लाइक अर्ली इयर्स में क्या ऐसी लर्निंग थी जो आपको लगता है, मतलब आपको कुछ ऐसा सीखने को मिला जो किसी भी बुक से या किसी क्लासरूम से आप नहीं सीख सकते? मैं कभी-कभी बड़े सख्त और हार्ड वर्ड्स बोल जाता हूँ स्टेज के ऊपर भी और ये मैं समझता हूँ कि वो हार्श रियलिटीज़ हैं जो मैंने देखी हैं। हुँ, हुँ। मैं जब था तो चूँकि मैं पढ़ रहा था मदरसे में और मैं देख रहा था दीनदार लोगों को और रिलीजियस पीपल्स को बड़ा ज़्यादा मतलब देख रहा था। तो उन लोगों को जिनको मतलब मैं जिनके साथ मेरा उस वक़्त ताल्लुक़ था, तो मेरा ये ख़्याल था कि जब मैं बिज़नेस में आऊँगा और ये लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, तो बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड होगी रिलीजियस इकोनॉमिकल पीपल की हुँ। और जो ईमानदार भी होंगे, जो बड़े अच्छे होंगे। और मुझे ये लगता था कि ये वो लोग हैं कि जिनके मतलब वो मुहावरतन मैं कह सकता हूँ कि उनके दामन के ऊपर मैं नमाज़ पढ़ने को भी समझता था कि मैं पढ़ सकता हूँ, इतने तकवा वाले लोग थे। लेकिन जब मैंने उनके साथ बिज़नेस किया है तो मुझे समझ आई है कि फ़ाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस थोड़ी-सी डिफरेंट होती हैं। हुँ। और ये है ऐसे कि लोगों के साथ भी। हाँ, बड़ा मुझे मतलब ये है कि ये शुरू में ही मुझे इब्तिदाई पहले 2 सालों में मुझे ये समझ आई है कि लोग रिलीजियस हालाँकि होना नहीं चाहिए, हमें हमारा दीन ये नहीं सिखाता है। बिल्कुल। लेकिन मैं ये मतलब मुझे ये उस वक़्त सीखने को मिला कि लोग अपने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हैं और फ़िनांस में अलग हैं हुँ। और ये ठीक बात नहीं है, मैं समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, वाक़ई में ये चीज़ अच्छी बात नहीं है, लेकिन हुँ, इन द एंड हर किसी को अब हम किसी को ये नहीं कह सकते कि अच्छा ये मौलवी है, हुँ, तो ये बिल्कुल ऑनेस्ट होगा। ऐसा ही है। नहीं, ज़रूरी नहीं कि मौलवी मतलब ये है कि वो दीनदार लोग भी जो जो आम होते आम हैं, भी थे बहुत लेकिन दीन लेकिन के बारे में रिलीजियस थे। बातें करते हाँ, हैं। रिलीजियस थे बड़ा वो हर बात में करना कोई कि ना कोई हम एग्ज़ाम्पल देना, जी, किसी जी, 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 जी। हदीस से रिलेट हदीस से करना। रिलेट करना ये वो एग्ज़ाम्पल्स कोट करना। हुँ। लेकिन वो एक मशहूर बात है ना कि सारी वो अपने उस वाली फ़ायदे वाली हदीसें याद की होती हैं याद ना, की होती तो हैं। बस वो ऐसे ही होता है। सही। हुँ। अ, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। सर, कोई ऐसा था आपकी लाइफ में, आइदर फैमिली, कोई मेंटोर, कोई राइवल, जिसने आपकी सोच को, आपकी अप्रोच को जेन्युइनली शेप किया हो? इन द फैमिली? कोई भी, कोई मेंटोर हो, कोई फैमिली हो, कोई आपके राइवल्स में हो? मेंटोर मेरे डिफरेंट चीज़ों में डिफरेंट रहे हैं लाइक अगर मैं देखूं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरा मेंटोर अलग हैं। अगर ओके। मैं देखूं एज अ कंपनी एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरे हुँ। मेंटोर्स अलग हैं, एक नहीं हैं, वो भी डिफरेंट क्योंकि मैं काम डिफरेंट फील्ड्स में कर रहा हूं तो हुँ। हर फील्ड में मेंटोर अलग हैं। मैंने ये एक बात सीखी है कि आपका मेंटोर जिस फील्ड का है आप उसको उसी फील्ड तक मेंटोर रखें। हुँ। मतलब ये है कि और इन द फैमिली मुझे सॉरी टू से शायद मेरी फैमिली भी देख रही होगी लेकिन मुझे कोई ऐसा मेंटोर नज़र
नहीं आया। तो ये है कि जो एक कामिल ज़ात थी इस दुनिया की वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और वो हर चीज़ में कामिल थे। उसके बाद मैं समझता हूँ कि तमाम चीज़ों में कमियां हैं, कोताहियां हैं। वो इधर आपके टीचर्स हैं, इधर आपके पेरेंट्स हैं, या चाहे वो आपके रिलेटिव्स हैं, आपके अंकल्स हैं, आपकी आंटीज़ हैं। तो मैं समझता हूँ कि डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम पीपल्स। फ्रॉम एनीवन। हाँ जी जी जी, आप लोगों से ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि इसको मैंने मेंटोर बना लिया तो अब ये लाइफ की हर चीज़ में ठीक होगा। बिल्कुल नहीं, ऐसे ऐसे ही है, नहीं क्योंकि है। हर इंसान परफेक्ट नहीं जी, होता। बस आपने उसको जिस फील्ड में मेंटोर बनाया है उसको आप उसी हम्म। फील्ड तक रखें तो बेहतर रहता है। सही। सर, जब आपने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो कोई ज़ाहिर है मुश्किल वक्त सबके उसमें बिजनेसेस में भी आता है, लाइफ्स में भी आता है, तो कोई ऐसा लो पॉइंट आपको फील हुआ हो कि जहाँ आपको लगा हो कि ये बस अब नहीं हो सकता? अ, जब से स्टार्ट लिया है, मेरी एक आदत है, जब स्टार्ट हो जाता है फिर उसके बाद फिर मैं लो फील नहीं करता हूँ, फिर मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। स्टार्ट करने से पहले जब हमने डेवलपर्स को दे दी थी वेबसाइट बनाने के लिए, हम्म। और बिज़नेस में हमारी जो मतलब चल रही थी इन्वेस्टमेंट भी हमारी, कुछ फ्रेंड्स और फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स की कुछ आपस में हमारा, तो उस वक्त मुझे एक फ़ील आई कि यार ये कहीं ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, मुझसे संभले ना। और तो मैं वो कुछ 2-4 दिन में काफ़ी लो था कि यार ऐसे ना हो कि ये ना हो पाए। हम्म। तो मैं समझ के साथ मुझे याद है मैं उसके पास गया और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार इसको बंद करते हैं, मुझे नहीं समझ आ रही, और इसको नहीं चलाते। ठीक है, तो उसने मुझे कहा अगर आपने नहीं चलाना तो फिर इसको नहीं चलाते, लेकिन आप सोच लें ये अच्छा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो हमने आपस में इसको डिस्कस किया, उसने मुझे काफ़ी हौसला दिया। उसने मतलब वो हमेशा से मेरा एक स्ट्रॉन्ग पिलर रहा है समझ। तो ये है कि मैं जब भी ये महसूस करता हूँ कि मतलब मैं लो हूँ, हम्म। तो मैं उसको कॉल करता हूँ, उससे बात करता हूँ। ठीक है, तो जब वो इस तरीके से होता है, वो मेरे साथ इस तरीके से करता है बातचीत, तो मैं समझता हूँ मेरा हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पिलर रहा है। अच्छा। तो हाँ, तो आप दोनों भाइयों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया हाँ है, एक जी, दूसरे के लो पॉइंट्स बिल्कुल में। ऐसे ही। तो उसने मुझे कहा कि नहीं इसको कर लेते हैं, तो फिर मैंने भी सोचा, मैंने कहा नहीं ठीक है फिर स्टार्ट। तो जब से स्टार्ट लिया है, शुक्र है ऐसा कोई सीन नहीं बना अब तक कि मैं इतना ज़्यादा लो हुआ हूँ कि यार अब नहीं हो सकता। कि बंद करने का आपने सोचा हाँ हो। जी हाँ, नहीं नहीं नहीं, कभी अल्हम्दुलिल्लाह बंद करने का नहीं सोचा। हाँ जी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। सर, वॉक अस थ्रू द फाउंडिंग स्टोरी, लाइक ओरिजिनल आइडिया क्या था या उसका विजन क्या था? विज़न तो यही था कि मतलब मैंने जैसे बताया, लोगों को एक सेफ़ प्लेस प्रोवाइड की जाए, हम्म। एक पॉन्जी फ्री, स्कैम फ्री एक प्लेस लोगों को प्रोवाइड की जाए। और विज़न डेफिनेटली बहुत बड़ा है। उस वक़्त से भी मेरे माइंड में यही था कि मैंने पाकिस्तान की टॉप क्लास को, वर्ल्ड की टॉप क्लास को कहीं ना कहीं जाके कम्पीट करना है। और स्टिल अब तक उस लेवल्स पे नहीं है, हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ अपनी एज वालों से काफ़ी आगे भी हैं। बिल्कुल। जी। एज ग्रुप की कोर फिलॉसफी है स्ट्रक्चर्ड और शेयर्ड ग्रोथ। तो ये थिंकिंग आपको कहाँ से आई? लाइक क्या आपका हमेशा से ही यही बिलीव था या आपके एक्सपीरियंस ने सिखाया? कैसे स्ट्रक्चर और शेयर ग्रोथ लाइक? लाइक जो भी हम काम करते हैं उसमें हमारा बिलीव है एयर्स ग्रुप का कि हम इकट्ठे ग्रो करेंगे, एज ए टीम ग्रो करेंगे। यूजुअली लोगों को इस चीज़ पे बिलीव नहीं होता। हर इंसान का ये होता है, चाहे आप कहीं पे इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स वगैरह भी करें, वहाँ पे बस यही होता है, एक इंसान का फ़ायदा हो रहा हाँ होता जी, है। हाँ जी। इसमें यही है कि ये आप यही कह सकती हैं कि मतलब मैंने सीखा यही है। और तरतीब मुझे ये मेरे माइंड में ये चीज़ बैठी हुई है कि अगर लाइक मैंने ग्रोथ करना है तो मैं अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग को ग्रोथ करवाऊँगा, तो अल्टीमेटली मैं ग्रोथ मेरी ग्रोथ हो होगी। जाएगी, मेरी ग्रोथ भी हो जाएगी। अगर जस्ट मैं ग्रो कर रहा हूँगा तो एट द टॉप पहुँच के मैं अकेला रह जाऊँगा। हम्म। तो मुझे ये है कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरा फ्रेंड सर्कल है, जो मेरी फैमिली है, मैं हमेशा ये सोचता रहता हूँ। अभी पिछले दिनों भी हम फ्रेंड्स के साथ एक ट्रिप पे थे, कोई 2-1 महीने पहले। तो मैं उनसे कह रहा था कि यार एक बिज़नेस आइडिया उनके साथ डिस्कस कर रहा था। तो मैं उनसे कह रहा था कि यार कोई इसमें ऐसा स्ट्रक्चर मैं बनाऊँ कि ये हमारे जितने दोस्त हैं 7, 8, 10 ना, तो ये हम इसके अंदर मतलब ये है कि सारे आ जाएँ एज़ ए कोर टीम, और ये इस तरीके से ग्रो करें। तो मुझे ये है कि इस तरीके से जो मेरी क्लोज़ फैमिली है, मुझे यही होता है कि अगर मैं उनको ग्रो कराऊँगा, मैं अपने फ्रेंड्स को ग्रो करवाऊँगा, उनकी ग्रोथ में हेल्प करूँगा, तो मैं अल्टीमेटली ग्रो हो जाऊँगा, बिल्कुल। मेरी ग्रोथ हो जाएगी। बस ये बिल्कुल है। ऐसी है, सिंगल पर्सन तो बिल्कुल भी अकेले ग्रो कर ही नहीं कर सकता। ही नहीं सकता। हाँ जी। और आपने डेफ़िनेटली वो करने होते हैं, क्या कहते हैं कि जब आपकी ग्रोथ हो जाती है, आपको हर मौके पे लोगों की ज़रूरत होती है, टीम की ज़रूरत होती है, तो फिर क्या आप हर जगह पे ऊपर जाते-जाते आप हर जगह नई टीम तो नहीं बनाएँगे। एग्जैक्टली। तो वो लोग जो आपके साथ पिछले कई दहाइयों से, कई सालों से जुड़े होते हैं, आप उन्हीं को चलाते हैं, चाहते हैं कि आप वो आपके साथ चलें। लेकिन कहीं न कहीं ये भी होता है
कि लोग साथ भी छोड़ते हैं, छोड़ते भी हैं, जाते भी हैं, तो चल रहा होता है साथ साथ डेफिनेटली। सही। अच्छा, मुझे हमेशा से क्यूरियोसिटी रही है कि मल्टीपल सेक्टर्स में मूव करना हर कोई इजीली या सक्सेसफुली नहीं कर पाता। तो आपने कैसे डिसाइड किया कि कहाँ से शुरू करना है और कौन सी फील्ड में एंटर करना है? हम तो शुरू में जो एक सिंपल बिजनेस माइंड लॉजिक होती है कि बस एक बिज़नेस स्टार्ट करना है एक दुकान की तरह राइट। और एक मार्केट की तरह, एक शॉप की तरह, तो हमने उसी तरीके से स्टार्ट लिया था। लेकिन हमें समझ में आई कि जैसे जैसे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो हमें इसको एज अ एक प्रॉपर एक कंपनी का एक स्ट्रक्चर देना है, और हम इसको एज अ शॉप नहीं चला सकते, एज अ दुकान नहीं चला सकते, क्योंकि अगर हमारे साथ लोग पार्टनरशिप पे आते हैं तो डेफ़िनेटली एक शॉप से फिर आप दूसरी शॉप बनाएंगे, क्या दूसरी से चौथी बनाएंगे, ऐसे नहीं हो सकता। तो ये जो एक फ़ंड मैनेजमेंट कंपनी होती है, तो ये बेसिकली अपने फंड्स डिफरेंट जगहों पे पार्क करती है, डिफरेंट कंपनीज़ बनाती है। जैसे मतलब मैं अपने तौर की कंपनीज़ को समझता हूँ। एक बहुत बड़ी एग्जांपल है हमारे सामने ब्लैक रॉक की, कि वो लोगों की फंड्स मैनेजमेंट एक कंपनी है। दुनिया में सबसे बड़े जो कंपनी है जिसके पास सबसे ज़्यादा एसेट है वो ब्लैक रॉक है। ओके। मोर देन $10 ट्रिलियन उनका एसेट वैल्यू है। उनकी अपनी वैल्यू तो कम है, 1 से $1.5 ट्रिलियन या शायद इससे भी कम, लेकिन उनके पास लोगों का फ़ंड है, वो फ़ंड मैनेज कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट सेवरल ईयर्स, बहुत सारे अरसे से वो कर रहे हैं। तो विदाउट पॉन्जी, विदाउट स्कैम ना। अब हमारे सामने यहाँ पे एग्जांपल सारी उस तरीके से पड़ी हुई हैं तो लोग नेगेटिव हो गए पड़े हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसको एक फ़ंड मैनेजमेंट कंपनी बना के, अब वो लोग यही कहते हैं जी आपकी तो कोई दुकान नहीं है, आपकी कोई शॉप नहीं है, आपकी कोई मार्केट नहीं है। उनको ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही होती है। जो एक फ़ंड मैनेजमेंट कंपनी होती है वो दुकानें खोल के नहीं बैठे होते, उन्होंने कंपनी की स्ट्रक्चर्ड कंपनी बनाई होती है। तो ऐसे हमारा वो स्टार्ट था, और अब हम पैटर्न चेंज करके और अब हम दूसरे पैटर्न पे चल रहे हैं। सही। जी हाँ। अच्छा, सस्टेनेबल वैल्यू की बात करते हैं हम लोग। प्रैक्टिकली डे टू डे डिसीजंस में ये किस तरह से होता है? लाइक अगर हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करें तो हम इसको किस तरह से मैनेज करेंगे, या एएस ग्रुप इसको किस तरह से मैनेज करता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ को? लॉन्ग टर्म ग्रोथ को अभी जैसे पिछले दिनों हमारी एक वीडियो रिकॉर्ड हुई, और उसमें ये था कि अगर आप अपने पेमेंट्स को री इन्वेस्ट करते हैं फॉर 5 ईयर्स, तो ये ऑलमोस्ट 10x हो जाती है। 5 लाख की तकरीबन कोई 52 लाख बन रहे थे। तो मुझसे लोग ये रब्ता कर रहे थे कि आया हम ये 10 साल के लिए अमाउंट आपके पास छोड़ देंगे, आपका कोई पैकेज है क्या नहीं। मुझे काफ़ी टाइम लगा लोगों को ये वीडियो के बाद भी लोगों को ये समझाने के लिए कि नहीं, ये आप लोग को एक पैटर्न सिखाया जा रहा है कि आप अपनी पेमेंट्स का कुछ हिस्सा, कुछ उसका एक चंक वो आप री इन्वेस्टमेंट के ऊपर रखें, ताकि आपकी जो अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट है, वो ग्रोथ भी करती रहे। एग्जैक्टली। मतलब अगर आप सारी चीज़ लेके खा जाएंगे तो आपकी अमाउंट उधर ही रह गई, उधर ही रह गई। और जो डिवैल्यू होती रहती है करेंसी, जो भी अपना है वो सारी करेंसीज, चूँकि वो उनका ग्राफ नीचे होता है इकोनॉमिकली। तो आपने अगर 5 साल पहले अगर मेरे पास 10 लाख रुपए इस कंपनी में एज अ शेयर होल्डर आपने लिए थे, रखे थे, और आज भी आपके वो 10 लाख रुपीज़ ही हैं, और आप इस सारे अरसे में उसका प्रॉफिट खाते रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जो चीज़ आप 5 साल पहले 10 लाख की ले सकते थे वो अब आप नहीं ले सकते। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और प्रॉफिट आपको वही आता है जो आपको 4-5 साल पहले आता था, या उसके आसपास आता है। लेकिन अब आप उस प्रॉफिट से वो चीज़ें नहीं कर पाते जो आप पहले कर पा रहे थे। तो ये जो है ना, तो ग्रोथ ना हुई मेरे ख्याल से। इसको बढ़ाने के लिए यही है कि आप इसको थोड़ा थोड़ा जो है तो एक चंक साइड पे करते जाएं। बेशक आप उसको एएस में ही ना इन्वेस्ट करें, कहीं भी करें, लेकिन साथ साथ करते जाएं तो ये बेहतर होता है।